जो है वो होती रहती है और आप भी बाखूबी तरीके से तमाम जितने भी लोग घरों में बैठे हैं उनको एहतियात बरतने के लिए कहते हैं। तो शुरुआत से आज ऐसे करते हैं कि जहाँ पे प्रिकॉशंस की बात करते हैं, अब गवर्नमेंट भी काफ़ी ऐसे कदम उठा रही है, लॉकडाउन भी एक्सटेंड कर दिया है। इस समय हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, काफ़ी रश भी है, वहाँ पर पेशेंट्स का आना कितना ज़रूरी है, जिन प्रिकॉशंस की हम बार बार बात करते हैं अभी भी उन्हें उसी तरीके से बरकरार रखना। देखिए जैसे हालात अभी चल रहे हैं जी, जिस स्पीड से केसेस बढ़े हैं और सबसे स्ट्रिंजेंट इफेक्ट है जो हमको लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ रहा है, ये इसी बात की सीरियसनेस को दर्शाता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो। तो बिल्कुल सर जैसे आप बता रहे थे कि सीरियसनेस को दर्शाता है। बिल्कुल सिचुएशन ये है कि सिचुएशन को कंट्रोल में रखा गया है जी, मगर इसको सस्टेन करने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लेना कितना ज़रूरी है, जिससे कि हमें नए केस कम से कम मिले। जी, जैसे केस बढ़ गए थे अब कम होने शुरू हो गए हैं, वो एक सक्सेस का साइन दिख रहा है। मगर हम इसी तरह आगे नहीं चल सकते लॉकडाउन के साथ, हमको फिर से नॉर्मल लाइफ में आना है। और लॉकडाउन को रिप्लेस करने के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। जैसे हमेशा से बोलते आए हैं प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमको ये चीज़ अच्छी तरह से अपने मन में रखनी पड़ेगी, चाहे मैं हूँ या सड़क पर चलता कोई भी इंडिविजुअल है, हर किसी के पर्सनैलिटी में प्रिवेंटिव मेजर्स पूरी तरह इनग्रेन हो जाने चाहिए कि हमको ऐसे ही करना है, इसी तरह से आगे चलना है। एक आदमी की लापरवाही भी कितनों में बीमारी फैला सकती है। तो सिंपल वही मेजर्स हैं, घर से निकले मास्क लगा कर निकले, बार बार अपने हाथों को साफ रखें, बिना बात के किसी चीज़ को टच ना करें, किसी को भी मिले तो 6-8 फुट की दूरी बना के रखें, किसी के कमरे के अंदर गए तो कोशिश करें कम से कम समय बिताएं और निकल जाएं। जी सर मैं रुकना चाहूँगी, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी सर अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी सवाल बोलिए सर अपना। जी मैम। हाँ पूछिए। जी मैम। हेलो जी आप अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी आपकी आवाज आ रही, सवाल बोलिए सर अपना। जी मैम, मैं ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट हूँ और मैं कोविड वैक्सीन लगवा सकता हूँ? किस चीज़ का पेशेंट है आप? ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर जी। आप अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपका पूरा ट्रीटमेंट रिकॉर्ड भी मालूम है, तो उस ट्रीटमेंट की बैक स्पेस में ही वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं अभी कि नहीं। आप उनको पहले कंसल्ट करिए, उसके बाद लगवाइए। ट्यूमर का पेशेंट हूँ, क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? इसीलिए कह रहे हैं ना कि जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं ना, दिया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, वेट करके बिल्कुल। हाँ तो अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, क्या मैं लगवा सकता हूँ? वही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड सारा उनको मालूम है और आपकी जनरल कंडीशन और जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको माइंड में रखते हुए वो ही ये फैसला कर पाएंगे। और आप उनको जरूर कॉन्टेक्ट करिए। जी हाँ, उनको पूछ के करिए। जैसे इन्होंने कहा कि ये पेशेंट है, पहले जैसे हम कोमोर्बिडिटीज़ की पहले ही बात करते हैं, जिन्हें पहले से ही कोई दिक्कत है, ये है वो, काफ़ी सारों के मन में ये सवाल है कि क्या हम वैक्सीनेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें सर सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप अपने ही जो कंसर्न डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, उनके साथ पहले बातचीत करें। देखिए इन जनरल अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप हष्ट पुष्ट हैं। सर मैं चाहती हूँ ये कन्वर्सेशन शुरू होने से पहले हम एक कॉल रिसीव कर लें। हेलो हेलो हेलो। जी सर अपना सवाल बोलिए सर। हाँ जी जी मैम, मेरा सवाल ये है कि वैक्सीन के बाद कितने देर के बाद हम हेलो वैक्सीन हम वैक्सीन आप कितने दिन के बाद लगा सकते हैं? क्या बोल रहे हैं सर? आप अपना सवाल दोबारा से बोलिए। हेलो जी हाँ, अपना बताइए। हम कितने देर के बाद वैक्सीन कर सकते हैं? वैक्सीन किस चीज के बाद? हेलो हाँ कौन सा वैक्सीन, पहला या दूसरी खुराक? हेलो हाँ पूछिए। आपने वैक्सीन नेगेटिव के बाद हम कितने देर बाद वैक्सीन कर सकते हैं? अच्छा आपको पहले पॉजिटिव हुआ था? नेगेटिव के बाद
तो आप आराम से 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। हेलो हेलो जी। नेगेटिव होने के बाद, पॉजिटिव आए जी हाँ, नेगेटिव होने, कब वैक्सीन कर सकते हैं? अब आप 3 महीने का इंतजार आराम से कर सकते हैं, 3 महीने से ज्यादा का इंतजार भी कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे थे कि जिन्हें अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, कैसे उन्हें ये देखना चाहिए कि अगर पहले से ही हमें कोई बीमारी है, क्या एक बेस्ट तरीका उनके लिए क्या रहेगा इस समय? देखिए, जो तो हष्ट पुष्ट हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं, कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह नहीं है, उनको तो कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं है। एज ए हेल्दी इंडिविजुअल वो अपने को रजिस्टर करवाएं और जिस दिन डेट मिलती है वैक्सीन लगवाएं। जिनको कोई मेडिसिन चल रही हो, उनको अपने कंसर्न डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए। ही इज द राइट पर्सन टू डिसाइड अबाउट द इंडिविजुअल केस। और उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द केस में कोई ना नहीं करेगा, पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमको वैक्सीन को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं। बड़ी अनकॉमन कंडीशंस होती हैं, मगर उनको पास जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, ही इज द बेस्ट जज टू डिसाइड। कंसल्ट जरूर करना चाहिए। जैसे इनका ट्यूमर का केसेस, तो इस केस में उनको अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से या सर्जन से बात करने के बाद ही लगवाना चाहिए। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो बिल्कुल, मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि आपको जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं या जो भी दवाइयाँ आप खा रहे हैं, अगर आपको लगता है इन केस की क्या वैक्सीनेशन करवाने से पहले मुझे डॉक्टर से हिदायत लेनी है, तो उन्हें पहले अपने फैमिली डॉक्टर या जो भी डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही, ताकि कल को जब वो वैक्सीनेशन करवाते हैं उसके बाद, क्योंकि सर अक्सर ये देखा गया है जब भी वैक्सीनेशन कराने के बाद कोई भी सिम्टम दिखता है, मोस्टली लोगों का जो माइंड है वो उस तरफ जाता है कि हमने वैक्सीनेशन करवाई, क्या पता उसका तो साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इस पे ना कई शक हम लोगों के मन में आ जाते हैं। असल में बात क्या है कि नई बीमारी है, पूरी दुनिया जानती, एक एक बच्चा इसके बारे में जानता है, इसके वैक्सीन के बारे में भी। और कोई भी चीज़ हो, कोई दवाई हो या वैक्सीन हो, उसका हल्का फुल्का सा साइड इफेक्ट इनिशियल फेज में मिलता है। जी। जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, हम उसको 6 हफ्ते पे वैक्सीनेशन शुरू करते हैं, डीपीटी, अब हम पेंटावेलेंट लगाते हैं। जिस दिन बच्चे को इंजेक्शन लगता है उस दिन उसको बुखार हो जाता है। कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, 6 हफ्ते पे इंजेक्शन लगता है तो भी होता है, 10 हफ्ते पे लगता है तो भी होता है, 14 हफ्ते पे लगता है तो भी होता है। वो वैक्सीन का एक नॉन साइड इफेक्ट होता है और उनको बुखार ट्रीट करना पड़ता है। ये चीज़ हम रूटीन में सभी जानते हैं और मानते भी हैं, इस पर कोई डरने की बात है कि रूटीन में चल रहा है। उसे एक टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन भी जब लगता है, कई बार यहाँ पे सोजिश हो जाती है, हल्का सा बुखार हो सकता है। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है? जी, सवाल बोलिए सर अपना। हेलो हेलो। जैसे आप कह रहे थे कि बच्चे को भी जब इंजेक्शन लगता है तो सर कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो। जी सर, सवाल बोलिए अपना। हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है सर, सवाल पूछिए। हेलो हेलो। जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, सवाल पूछिए सर अपना। हेलो। जी, सवाल बोलिए, सवाल। तो जैसे बात कर रहे थे कि घबराने की बात नहीं है, फीवर वगैरह जो है वो आता है, लेकिन वो सब नॉन चीजें हैं, हम सभी जानते हैं। वैक्सीन के बाद थोड़ा सा बुखार, थोड़ी सी दर्द होती है जी। अब इस केस में क्या है कि नया स्टार्ट, नया वैक्सीन है, बीमारी का भी बहुत डर है, नई चीज है, तो लोगों के माइंड में एप्रीहेंशन बड़ी आ गई। और जहाँ पे हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ पे हमने हर तरह के अरेंजमेंट्स भी रखे हैं कि किसी को कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है वो मैनेज हो जाए, अगर हो रहे हैं जी। वैसे ही जैसे छोटे बच्चों को वैक्सीन लगता है तो भी बुखार होता है, यहाँ भी होता है जी। क्योंकि मास लेवल पे लगा रहे हैं तो अलर्ट से एप्रीहेंशन बढ़ जाती है, अदरवाइज डरने की कोई बात नहीं जी। सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं सर। हेलो 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 हेलो। तो
हम ये कह सकते हैं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जिस समय इस समय की बात करते हैं जहाँ पे कोविड तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जब मौसम में बदलाव होता है तब भी अक्सर देखा गया है सर कि खांसी जुकाम या इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो चेंजेस उसमें आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए कैसे अपने घर में ही अपना ख्याल रखें, खासकर जिन बुजुर्गों को पहले से ही खांसी आती हुई शुरू होती है, क्योंकि मोस्टली घरों में देखा गया है कुछ लोग होते हैं जिन्हें खांसी पहले से भी बहुत आती है और जब खांसते हैं तो कंटिन्यूसली खांसते रहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए उन्हें घर में? एक एहतियात तो यही कि जैसे आजकल हम मास्क लगा रहे हैं जी, एक फायदा भी हुआ कोविड के आने से, क्या हुआ हम सभी को मास्क लगाने की जरूरत पड़ गई। तो कितनी जो पॉल्यूशन रिलेटेड या सीजनल चेंजेस के साथ जो इन्फेक्शंस होती थी उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। ये तरह की प्रोटेक्शन हमको मास्क की वो मिल रही है, ठीक है। कुछ है जिनको स्मोकिंग के कारण या किसी और बीमारी के कारण रेगुलरली खांसी हुआ करती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, COPD बोलते हैं हम उसको, या एस्थमा के केस, इनको सीजनल चेंजेस से भी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इनको एहतियात के तौर पे 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक, जिन दिनों ये थोड़ी सी भी गले में ज़रा सी भी खराश वगैरह शुरू हो, हल्की हल्की खांसी वगैरह हो, रात को सोने से पहले गर्म पानी की भाप लेके सोएं। वो बहुत आसान चीज़ है और उससे आराम बहुत लगता है, छाती साफ रहती है। और गले को आराम देने के लिए गर्म पानी के, गुनगुने पानी के बीच में नमक डाल के जो गार्गल करते हैं वो करने की आदत, दिन में 2-3 बार वो कर लें। सोने के टाइम गर्म पानी की भाप ले लें। और अगर तकलीफ बढ़ती है तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और रेगुलर जो मेडिसिन जैसे भी वो सजेस्ट करें वो लें। बिल्कुल वही सर, ये भी देखने को मिला है कि आजकल लोग जो है मोस्टली खांसी जब आ रही है वो यही सोच रहे हैं कि ये सीजनल चेंज, क्या पता वही होगा, डॉक्टर का रुख नहीं कर रहे हो। उनका कितना ज़रूरी है जब इतने दिन तक, एटलीस्ट कितने दिन तक हमें देखना चाहिए या नोटिस करना चाहिए कि लक्षण हमें आ रहे हैं, अब तो समय आ चुका है कि अब मुझे टेस्ट ही करवाना चाहिए? नहीं, समय आने का इंतजार कोई ना करे। पहली बात, आजकल जैसे मैंने पहले ही कहा, हम सभी ने मास्क पहन रखे हैं। हमें सीजनल एलर्जीज, सीजनल इन्फेक्शंस, पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस। चाहूंगी आपको। हेलो 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 हेलो, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे थे कि इन डिजीजेस की फ्रीक्वेंसी वैसे ही कम हो गई है। हम सैनिटाइजेशन में बिलीव करते हैं, हम ओवर क्राउडिंग अवॉइड कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की हमको काफ़ी आदत पड़ने लग पड़ी है। उसके कारण हमारी जितनी भी कॉमन इन्फेक्शंस होती थी उनकी फ्रीक्वेंसी वैसे ही कम हो गई है जी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सब के बावजूद भी अगर हमको खांसी जुकाम होता है तो हम खुद ना इंतजार करें, खुद अपने डॉक्टर बिल्कुल ना बने। बिल्कुल, जैसे हमने परसों भी बोला था, घबराएं नहीं और छिपाएं भी नहीं और देर भी ना करें जी। जल्दी से जल्दी हेल्थ सर्विसेज के नोटिस में आइए और टेस्ट करवाइए। अगर आज तकलीफ हो रही है तो कल ही टेस्ट करवाइए। टाइम क्यों वेस्ट करना, किस चीज़ का इंतजार करना है? क्योंकि जितनी जल्दी आप अपना टेस्ट करवाएंगे आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव हैं तो फटाफट सारे के सारे मेजर्स लिए जाएंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। अगर आपको आइसोलेशन में जाना है, आप आइसोलेशन में गए तो आपके परिवारजनों को इन्फेक्शन होने का खतरा खत्म, तो सबका बचाव। और जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो जो सिम्टम्स है वर्स नहीं होंगे। ये इंतज़ार करते रहने से ही, या ये सोच के मेरे को तो सीजनल एलर्जी हर साल होती है, ये वही है, हमने 3-4-5 दिन निकाल दिए, अगर फिर मरीज को संभालना मुश्किल हो जाता है। यही देखा जाता है कि हॉस्पिटल में वही ज़्यादा लैंड कर रहे हैं जिनसे ये समय चूक जाता है। जल्दी से जल्दी आपको सिम्टम्स है, बुखार भी हुआ तो टेस्ट करवाने में क्या जाता है, कोई खून तो लिया नहीं जा रहा है, एक छोटा सा स्वैब है। सरकार ने हर जगह फैसिलिटी रखी है, आइए अपना शक दूर करिए, टेस्ट करवाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है। एवरीथिंग इज ओपन, जस्ट अवेल द फैसिलिटी। अवेलिंग द फैसिलिटी एंड नॉट वेस्टिंग टाइम इज द की। जी सर, वाले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि समय जो है वो गंवाना नहीं है, जितना जल्दी हो सके हमें जो है रुक कर लेना चाहिए अस्पतालों का, या जो डॉक्टर जिन्हें हम दिखाते हैं या जिनके पास हम रेगुलरली ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वहाँ जाना चाहिए। वही बात करते हैं जिसे टेस्टिंग की बात करते हैं, रैट टेस्टिंग, RT-PCR दोनों टेस्ट है जिसमें ये फाइंड आउट होता है कि जो व्यक्ति है वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये करते हुए नजर आ रहे हैं, रैट टेस्टिंग कराते हैं, वो पॉजिटिव आते हैं, कहीं ना कहीं उस पर आशंका जताते हैं और RT-PCR के लिए चले जाते हैं। क्या ये सही है कि जब आपका एक बार रैट में आ गया तो आपको RT-PCR करवाना ज़रूरी है या नहीं है?
और इसके साथ मेरा एक और ये सवाल है कि अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव आता है वो दूसरों के लिए कितना गंभीर बन जाता है, क्योंकि RT-PCR करवाने और भी आए होंगे उस अस्पताल में, तो वो उनमें भी वो बीमारी जो है फैला सकती है। देखिए, अगर एक टेस्ट से आप पॉजिटिव आ गए, आपको दूसरा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आप चाहे RAT टेस्ट से या RT-PCR से टेस्ट किया गया, पॉजिटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव मान के चलिए और सारे के सारे प्रिकॉशंस जो स्टिपुलेटेड ट्रीटमेंट है उसी टाइम लेना शुरू करिए। आपका दूसरा टेस्ट करने से नेगेटिव भी आएगा तो भी हम कहेंगे एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, बताइए फिर किस पे विश्वास करेंगे। हर टेस्ट की इनहेरेंट नेचर होती है कि 100% पॉजिटिव को या 100% नेगेटिव को डिटेक्ट नहीं कर सकता, चाहे कोविड का टेस्ट है या किसी और तरह के टेस्ट भी हैं। इसलिए अपने जज खुद ना बने, अपने डॉक्टर खुद ना बने। आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन, उसमें डाउट ना कास्ट करें क्योंकि वो आपको महंगा पड़ सकता है। जैसे आपने खुद ही कहा कि आप वो दूसरा टेस्ट करवाने चले गए, पॉजिटिव हैं भी और लाइन में लग भी गए, तो जब तक आपकी बारी आई कम से कम 1-2 को और इन्फेक्ट करेंगे आप, तो खतरा बढ़ता जाएगा और आपका अपना ट्रीटमेंट लेट होगा। जैसे RT-PCR की बात कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट एकदम से नहीं आती। अब जो RAT टेस्ट है, इसे रैपिड टेस्ट हम बोलते हैं, इसकी रिपोर्ट जल्दी आती है। किस लिए डेवलप किया गया कि जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो, पेशेंट की जरूरत पड़े जल्दी से जल्दी आइसोलेट करें, उसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो, उसको आइसोलेट जल्दी करें, उसके आसपास वाले सभी लोगों को प्रोटेक्शन मिले। तो RT-PCR के चक्कर में आप 24 घंटे और वेस्ट कर देंगे, उसकी रिपोर्ट तो एक लंबा प्रोसेस है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है जिसको टाइम लगता है। तो तब तक तो आप एक टाइम बॉम्ब की तरह घूम रहे हैं, दूसरों में इन्फेक्शन फैला रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, RAT टेस्ट, RT-PCR, जो एडवाइस किया गया करवा लीजिए, जो इन्फ्रेंस हो, जो आपको रिपोर्ट दी जाए उसको फॉलो करिए। उसके ऊपर हमें अपनी चॉइस वाली चीज़ नहीं है कि हमने ये वाला टेस्ट करना, कोई फैंसी चीज़ नहीं है, वो लेट द डॉक्टर देयर डिसाइड। कई केसेस में ऐसे होता है, पेशेंट को सिम्टम्स हैं, हमने RAT टेस्ट किया, नेगेटिव आया, तो डॉक्टर उस टाइम कह सकता है कि नहीं, नो आई वांट अनदर वन, देन ही कैन एडवाइस RT-PCR। वो उस सिचुएशन में हम RT-PCR करवाते हैं अगर हमें लगता है कि पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन हो सकती है, सिम्टम्स हैं, मगर रैपिड से वो नेगेटिव आया, तो हमारी प्रोटोकॉल का पार्ट है और हम फॉलो कर रहे हैं। बट पीपल शुड नॉट डिसाइड एट देयर ओन, नॉट टू वेस्ट टाइम। हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल, मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि अगर डॉक्टर को ये लगता है, अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, उसके बाद ही आप ऐसा करें। ऐसा नहीं है कि अब आप में डाउट है, आपका माइंड जो है डबल चल रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे कोई सिम्टम नहीं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी बहुत सारे जिसमें कोई लक्षण नहीं है। 80 to 85% दे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक। जी, इसलिए रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी, आई वॉज प्योरली एसिम्प्टोमेटिक। मेरे कुछ कलीग्स पॉजिटिव हुए थे, मुझे लगा मैं भी टेस्ट करवा लूँ। अगर मैं भी ये सोचता मुझे कुछ है नहीं, मैं क्यों करवाऊँ, पर मैं पॉजिटिव हो चुका था। अगर मैं स्क्रीनिंग अपनी ना करवाता तो मेरे परिवार के सभी लोग पॉजिटिव हो जाते। टाइमली डिटेक्ट हुआ, मैं आइसोलेशन में चला गया, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स या जो मेरे बाकी कलीग्स थे उनको मेरे से इन्फेक्शन नहीं हो पाई। अगर मैं अपने ही मारता कि मेरे को कोई सिम्टम्स ही नहीं है तो 2 दिन के बाद करवा लूँगा, 2 दिन में तो मैंने कईयों को इन्फेक्ट कर दिया होता। तो जल्दी से जल्दी, जब वही स्लोगन है, इससे घबराए नहीं और इसको छिपाए नहीं। सर, जैसे आपने ये बात कही कि आपको खुद जैसे जो है कोई लक्षण नहीं थे, आप एसिम्प्टोमेटिक थे, कि आपको ऐसा लगा कि आपको कोरोना या कुछ ऐसा महसूस हुआ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे या जिन्हें नहीं पता एसिम्प्टोमेटिक कैसा होता है या उसमें कौन से लक्षण नहीं होते। किस तरीके से आपने ये आशंका जताई कि हाँ, मेरे जो कलीग हैं उनमें कोरोना हो सकता है, मैं उनके कांटेक्ट में आया हूँ, तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मेरी फैमिली भी है, जहाँ पे सर्विस भी है, कि बाकी पेशेंट्स का भी इलाज करना है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते आपने टेस्ट करवाया। सिम्टम होता है किसी बीमारी के लक्षण, बुखार महसूस होना, खांसी महसूस होना, शरीर में दर्दें हो रही है, ये सिम्टम्स है। जिसको सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं उसको बोलेंगे सिम्टोमेटिक। जिसको कोई भी सिम्टम महसूस नहीं है, जैसे हम अभी बैठे हैं, कोई तकलीफ नहीं महसूस है, हम एसिम्प्टोमेटिक हैं। मैं भी एसिम्प्टोमेटिक थे, मुझे पता चला कि मेरे कुछ कलीग्स पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। नेचुरली हम एक ही जगह काम करते हैं, तो एज ए प्रिकॉशन मैंने अपने आप को उसी दिन क्वारंटाइन किया, नेक्स्ट डे टेस्ट किया। वो चांस है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पॉजिटिव आएगा, मगर मैंने तब अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। मैं उनके साथ डायरेक्टली मिला भी नहीं हुआ था, सिर्फ शक आया और मैं क्वारंटाइन हो गया। और नेक्स्ट जब मैंने टेस्ट करवाया, चांस से वो पॉजिटिव आया, और क्योंकि मैं क्वारंटाइन में था तो फिर मैं आइसोलेट हो गया।
तो एटलीस्ट इतना हुआ कि दोबारा अपने ड्यूटी पे नहीं गया, तो मैंने बाकी अपने जो कर्मचारी हैं उनको इन्फेक्शन नहीं दी, घर वालों को भी नहीं दी, तो सेफ रहा। मेरे को कोई सिम्टम थ्रू आउट डेवलप नहीं हुए, तो अदरवाइज मैं शायद कितनों को इन्फेक्शन स्प्रेड करता रहता। और सर इससे एक और चीज़ भी ये सीखने को मिलती है कि जैसे आपने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर दिया, जो भी एहतियात बरते, उससे ये भी चीज़ हुआ कि आप इजीली रिकवर भी हो गए होंगे और आपने ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं किया कि अब मैं मुझे टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो उससे इंसान जल्दी रिकवर। हाँ, ये मैं कैसा बीइंग ए डॉक्टर मेरे को इस चीज़ की एडवांटेज मिल गई क्योंकि नॉलेज थी जी। आई कैन डेफिनेटली से कि आई वाज स्लाइटली मोर अलर्ट एज अ नॉन डॉक्टर, तो मेरे को इस चीज़ की भी एडवांटेज जरूर होगी, मैं जल्दी क्वारंटाइन में चला गया। या फिर मैं कहूँगा मेरे कलीग्स की भी मुझे सपोर्ट रही, भाई ठीक है आप क्वारंटाइन में जाइए, आराम करिए, तो वो सब तो एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट हो तो उससे और भी अच्छा हो जाता है। बट एक कहने की बात ज़रूरी है, अगर कुछ भी लगे, शक है ना, शक दूर करने में क्या जाता है, और उसमें आपकी तरफ से कोई आपको खून देना नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं खर्चना, सर्विसेज आर अवेलेबल, फैसिलिटीज आर अवेलेबल एंड पीपल आर अवेलेबल टू सर्व यू, तो देयर शुड नॉट बी एनी डिले। अब बहुत सारे ऐसे रूमर्स जो है सोशल मीडिया पर फैलते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर कुछ भी लिखा हुआ है, या हम कह सकते हैं मेडिसिन को लेकर एक मेडिसिन लिस्ट जो है वो भी फॉरवर्ड करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। सर नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर। हेलो हेलो जी जी सर, सवाल बोलिए अपना। हाँ डॉक्टर साहब से बात। जी हाँ बताइए। हेलो 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 जी, सवाल बोलिए सर अपना। जी सुन रहे हैं वो, आप अपना सवाल बोलिए सर। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा छाती में, मुझे कोविड का ये वैक्सीन लगाने की, मैं लगा सकता हूँ या नहीं? छाती में कौन सी तकलीफ होती है आपको? कोई खांसी जुकाम है? हाँ मुझे थोड़ा टेस्ट में प्रॉब्लम अक्सर रहती है, मुझे साइनस है, तो उस वजह से मुझे वैक्सीन लेने थे। हाँ, वैक्सीन लेने में अगर कोई पुरानी छाती की तकलीफ है तो उसमें वैक्सीन लगाने से कोई मनाही नहीं है, आप आराम से लगवाइए। पिछले 30 सालों से जी। हेलो हेलो। तो बिल्कुल जिस तरीके से मैं कह रही थी कि एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन सोशल मीडिया पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें मेडिसिन के कुछ नाम लिखे हैं। सर नेक्स्ट वाले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। मैं वाइस बोल रहा हूँ कुपवाड़ा से। जी तो मुझे ये सवाल पूछना था कि जब वैक्सीन लगाते हैं बुखार होना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, पर अगर हो जाए तो डरने की बात भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हम जब छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं उसको भी बुखार होता है। जो आम बचपन में बच्चों को 3-3 महीने की उम्र में, 4-4 महीने की एज में हम इंजेक्शन लगाते हैं, उनमें भी बुखार होता है, तो इसमें भी होगा। और बुखार होने का मतलब है कि वैक्सीन ने हमारे शरीर में जाके काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, जैसे मेरा सवाल था कि एक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन हम कह सकते हैं, या सोशल मीडिया पे वैक्सीनेशन को लेकर बहुत कुछ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इजीली उस पर बिलीव कर देते हैं। क्या इस प्रकार का अगर कुछ भी सोशल मीडिया पे दिखता है, क्या लोगों को वैसी दवाइयाँ खरीदनी चाहिए? जी नहीं, सोशल मीडिया एक बहुत कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, मगर इसमें थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये भी है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है, और कुछ भी इंफॉर्मेशन आए उसको हमेशा किसी रिलायबल सोर्स से क्रॉस चेक करना चाहिए। आजकल हर किसी के पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, और हर कोई किसी न किसी हेल्थ से रिलेटेड इंडिविजुअल को जानता ही होता है, किसी डॉक्टर को, कोई फ्रेंड होगा, कोई रिलेटिव होगा, एक फ़ोन कॉल करके पूछ लीजिए। अगर ये सोशल मीडिया के जो मैसेजेस हैं मोबाइल पे आए हैं, उसी मोबाइल को इस्तेमाल करिए और किसी से कंसल्ट करिए भी इन पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो बिल्कुल जैसे आप बता रहे थे कि ऐसे जो भी ये मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे फॉरवर्ड करते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए, और बहुत रिस्की है जी, बहुत रिस्की है। कई प्रिस्क्रिप्शंस जैसे आप बता रहे हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन मेरे को सूट कर गई, मैंने अपने किसी फ्रेंड को दे दी, जरूरत है ना कि उसको सूट करे, बिल्कुल, और उस चक्कर में उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा,
उसका जो ट्रीटमेंट है, जो राइट ट्रीटमेंट है, उसको नहीं मिल पाएगा तो बड़ा घातक हो सकता है। इसलिए इन प्रिस्क्रिप्शन तो वैसे भी हर किसी की इंडिविजुअली मेड प्रिस्क्रिप्शन है। एक पेशेंट को देखा, उसके बाद उसके लिए हमने एक मेडिसिन की कुछ कॉम्बिनेशन लिख के प्रिस्क्रिप्शन और एडवाइस दी, वो दूसरे के लिए सूट नहीं करेगी, जरूरी नहीं है कि उसके लिए फिट करेगी। इट इज नॉट रेडीमेड ड्रेस विच कैन बी फिटेड ऑन एवरीवन, इट इज सर्टेनली डिफरेंट और हमेशा एक डिस्क्रिप्शन के साथ ही लिखी जाती है। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी मैम, सवाल बोलिए अपना। हेलो जी, सवाल बोलिए मैम अपना। हेलो जी, सवाल बोलिए मैम अपना। हेलो। तो चलिए, अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। A very good evening to all. On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 15th May 2021, a total of 3,677 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,728 from Jammu Division and 1,949 from Kashmir Division. Moreover, 4,140 COVID patients have recovered. Also, 63 COVID deaths have been reported, which includes 37 from Jammu Division and 26 from Kashmir Division. Over the period of last 24 hours, a total of 33,539 COVID tests were conducted, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 5,369 level 1 and level 2 beds, 3,267 are occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a total of 1,13,402 cubic meters of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 15,875 people were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated in the whole UT to 28,04,543. In the 45 years and above age group, a total of 61.46% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional around the clock. Teleconsultations are available on the eSanjeevani portal, and emergency ambulance services are available through the 108 call center. Thank you. कोविड की दूसरी वेव से बची। मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए। ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 2020 28 जुलाई मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, और इंसान मरने की कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कोविड की दूसरी वेव से बची। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है, और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें, और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बिल्कुल सर, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे वहीं पे बात करते हैं। लॉकडाउन तो एक्सटेंड कर दिया, लेकिन कुछ समय जो है वो निर्धारित किया गया है कि इतने समय में जो लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उस समय सर देखा जाए क्राउड बहुत होता है। मोस्टली लोग उस समय ही जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो घर में उपयोग होती है, चाहे वेजिटेबल से लेके जो, वहाँ पे क्राउड को मैनेज करना ये कितना इंपॉर्टेंट है और उस समय इन एहतियातों को बरतना कितना जरूरी, क्योंकि फिर रेस्ट ऑफ द लॉकडाउन में कोई फायदा नहीं रहेगा अगर उस समय हम सारी चीज़ों का उल्लंघन करते हुए नजर अगर इन शॉर्ट स्पैन के लिए जब मार्केट्स खुलती हैं जी, जो भी सुबह एसेंशियल आइटम्स के लिए वो है, इवन सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी वो भी खुलती है, बहुत रश हो जाता है। वहाँ पे लोगों को जो COB है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग एक सबसे बड़ा स्टेप रहेगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वहाँ रश नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इस पर बहुत काम कर रही हैं टू इंश्योर द डिसिप्लिन इन द मार्केट। मगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अकेले ही सब नहीं करेंगे जब तक हम लोगों के अंदर खुद में एक सेल्फ डिसिप्लिन ना डेवलप हो। हर किसी को जल्दी होती है मार्केट पे जाके मेरा पारी पहले आ जाए, पर आपसे पहले जो खड़ा है उसको क्लियर होने का वेट करने दीजिए। मैंने आम देखा है, एक जगह पे कोई आदमी खड़ा है अपनी बारी का वेट कर रहा है, दूसरे जेंटलमैन आ रहे हैं उसके आगे खड़े हो जाते हैं। We must respect the rights of others. Exactly. At the same time, we are able to protect our rights of safety. अगर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, हमें भी इज्जत उसको देते हुए एक टाइम रखना चाहिए, तो एक गैप रखना चाहिए और अपनी बारी का इंतजार करें। ये जो जल्दबाजी है या जिसे बोले इम्पेशेंस, वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट। ये हम सभी में आ जाती है। हर कोई जल्दी में जा रहा है, वो नहीं वेट कर पाता। मगर अब हमको अपने आप को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। हर बार बोलें कि सरकार या हेल्थ सिस्टम या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ही हमको डिसिप्लिन लाएंगी, कभी नहीं होगा। हमको खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। हमें आदतें ही ऐसी डालनी है। अगर आपको लगता है कि आपको टाइम कम है आपके पास, तो बेटा घर से जल्दी जाइए, बिल्कुल जल्दी जाके जल्दी लाइन में लगिए और अपना सामान लीजिए और आइए। और वहाँ पे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को गपशप की ज़रूरत नहीं है। अपनी चीज़ लीजिए और वापस आइए, टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। घर आके अपना सारा सामान साफ़ करिए, हाथ वगैरह साफ़ करिए, उसके बाद ऑब्जर्विंग ऑल प्रिकॉशंस घर एंटर। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि अभी मोस्टली जो लोग हैं सुबह के समय अपना जो भी खान पीन का सामान है, चाहे वेजिटेबल्स है, जो भी चीज़ें लाते हैं, चाहे वो पैक्ड है या अनपैक्ड है, किस तरीके से घर में लाने से पहले उन्हें वॉश करना कितना ज़रूरी है, अपने आप का हाइजीनिक, और उसके साथ साथ जो हम, क्योंकि हम उसका सेवन करने वाले हैं, हमें नहीं पता कितने हाथों को लगकर ये हम तक ये चीज़ पहुंची है, क्योंकि मोस्टली फेस पे तो मास्क है, हर किसी ने ग्लव्स नहीं पहने हैं। क्या उसके हाथ इन्फेक्टेड है, डिसइंफेक्टेड है, इसमें कितना रोल है इम्पोर्टेंट? क्योंकि देखिए सर, बहुत सारे लोग घरों में तो एहतियात बरतते हैं, लेकिन बाहर से जो चीज़ आ रही है ये कैसे हम तक आ रही है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, कोई भी चीज़ हम घर में लाते हैं बाजार से, चाहे सब्जी मंडी से लाएं या ग्रोसरी शॉप से पैक्ड आइटम लाते हैं, प्रोड्यूसर से लेके प्रोड्यूसर, पैकर, फिर आगे सेलर, कितने लोगों के हाथ उसको लगे हैं। अगर उनमें से कोई भी एक इन्फेक्टेड है तो नेचुरली जो सरफेस है उस आइटम की बाहर से कंटेमिनेटेड है। सो नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो हमको ये मान के चलना चाहिए कि हम जो भी चीज़ बाहर से ला रहे हैं, चाहे वो कच्ची सब्जी है, फल है या ऐसी कोई भी चीज़ है, ये कंटेमिनेटेड हो सकती है। किससे कंटेमिनेटेड हो सकती है? कोविड वायरस से कंटेमिनेटेड हो सकती है। जितना फैला हुआ है ये, हमको ये मान के चलना चाहिए जो भी चीज़ लाए हैं बाहर ये कंटेमिनेटेड हो सकती है। इसको स्ट्रेट वे घर के अंदर नहीं ले जाना, घर के बाहर रखिए, थोड़ी देर 1-2 घंटों के लिए रहने दीजिए बाहर। और कोई प्रोविज़न हो कि सबको आप धो लें, या धुलने वाली चीज़ है तो उसको पानी में भिगो दीजिए, 2 घंटे के बाद उसको वॉश करके घर के अंदर ले जाएं। जो चीज़ पानी में नहीं भिगोई जा सकती उसको, जैसे सैनिटाइज़र की बोतल वगैरह होती है, उसी से सैनिटाइज़र स्प्रे कर दीजिए और 1-2 घंटे इंतज़ार कीजिए। अपने हाथ पाँव अच्छे से साफ़ कर लीजिए। जो कपड़े पहन के आप बाहर गए थे वो कपड़े चेंज करके मुँह हाथ धो के उसके बाद ही ये सब सामान धुला हुआ अंदर लेके जाए। जितने प्रिकॉशन लेंगे ना, छोटे छोटे स्टेप्स पे लगेंगे कि बड़े की फालतू के काम पड़ गए, मगर ये हमें हमारी सेहत को बचाने के काम आएंगे। अगर एक भी व्यक्ति घर में अफेक्टेड है तो पूरा परिवार अफेक्टेड है, और उसके साथ साथ जब तक वो पूरी तरह क्योर नहीं हो जाता, बाकी सबके सर पे तलवार लटक रही है, हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। परेशानी है।
और अगर तकलीफ बढ़ जाए तो ज़्यादा ही नुकसान है। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स ले लें, चाहे कोई इसे वहम बोले या बोले कि बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं, ये करिए। थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ी सी एफर्ट्स लगेंगी, मगर आप सबकी जान के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल सर। हेलो 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 डॉक्टर साहब। जी हाँ, बताइए। जी डॉक्टर साहब, मुझे 2 दिन से काम हुआ है और बुखार है डॉक्टर साहब। कोई दवाई चल रही है आपको? आप ऐसा करिए, सबसे पहले किसी और डॉक्टर को जो पास में हो उनको कांटेक्ट करिए और आपको कोरोना का टेस्ट सबसे पहले करवाना चाहिए। दवाइयाँ तो आपको मिलती रहेंगी, मगर ये टेस्ट दवाई से पहले लेना है। हो सके तो सुबह उठते ही आप अपना कोरोना टेस्ट करवाइए। और एक और बात है, जहाँ पे ये भी बोलने में अफवाहें उड़ रही हैं या बात हो रही है, अब रियलिटी कितनी है ये मैं आपसे ही पूछूंगी कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो सैनिटाइजर है इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग ड्रिंक का सेवन करते हैं उन्हें कभी कोरोना नहीं हो सकता, इसमें कितनी सच्चाई? इसको मैं मजाक के तौर पे लूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ पे पूरे देश में इतने लोगों की हम कह सकते हैं डेथ रेट भी हो रहा है, रिकवरी रेट भी हो रहा है, और कुछ लोग जो शरारती तत्व मैं इन्हें कहूँगी कि अभी भी इसे मजाक के तौर पे ले रहे हैं। ये सिर्फ मजाक है और कुछ नहीं। सैनिटाइजर हमने इस्तेमाल करना है हाथों पे लगाने के लिए, ठीक है। और शराब पीना क्या इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है? बिल्कुल। ये तो वही कहेंगे कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अल्कोहल इसमें होती है, पर ये वो अल्कोहल नहीं जो शराब होती है जी। Alcohol is one of the main components of the sanitizer which kills the bacteria, which kills the viruses on the surface को as antiseptic यूज कर रहे हैं जी। अब कोई शराब पीने का बहाना ही ढूंढना चाहता है तो एटलीस्ट सैनिटाइजर के नाम पे ना ले, ये मजाक करके आप दूसरों को भी मिसगाइड करेंगे, ऐसा ना हो। और अक्सर सोशल मीडिया पर अगर ऐसी बातें आती हैं तो मुझे नहीं लगता इन्हें फॉरवर्ड भी करना चाहिए, अगर एक आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने कहा सोशल मीडिया में बहुत इन्फॉर्मेशन आती है, मगर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक किए बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जी। बिल्कुल नहीं। कई बार बड़ी फेक न्यूज़ बना दी जाती है और आपको ढूंढना पड़ता है कहीं से पता करना कि वाकई ये सच्ची है कि नहीं जी। तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स एटसेट्रा करके कोई भी शरारती तत्व कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे, उसकी ऑथेंटिसिटी क्रॉस चेक करनी चाहिए किसी भी रेलिवेंट सोर्स से जी। सर नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो वही सर बात करते हैं जिस तरीके से ये कहते हुए हमने भी सुना है या ये यूज़ भी होता है, गरगरारे कर ले या गर्म पानी का सेवन कर ले सुबह नींद से उठ के, एसिडिटी में कम होता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग जो है काढ़े बनाने का सिलसिला बहुत शुरू हुआ था पहली वेव में, जहाँ पे लोग खुद से काढ़ा बना रहे थे, पी रहे थे। हम ये कह सकते हैं क्या कि ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को हेल्दी रख सकता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि क्या इससे अब हम सक्षम है कोरोना से लड़ने के लिए? ये नहीं कहेंगे। आफ्टर एक डिफरेंट डिसिप्लिन, आई रिस्पेक्ट ऑल अदर डिसिप्लिन्स, वो एक डिफरेंट डिसिप्लिन का पार्ट है, पर इतना जरूर मैं कहूँगा कि उसका थोड़ा बहुत फायदा भी है, बट दैट कैन नॉट रिप्लेस कोरोना प्रिवेंशन और कोरोना ट्रीटमेंट वन। उसका अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ। द बॉटम लाइन ये है, अगर उसका फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, पर इतना जरूर थोड़ा बहुत फायदा जरूर है। उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमको भी समझ है कि वो थोड़ी एडवांटेज देते हैं हमारे शरीर को, बट दे कैन नॉट एक्सक्लूसिवली रिप्लेस द actual medicinal treatment which is required. They cannot replace the preventive measures which are again essential. You can have it as an additional cover, but not as a true replacement for the others. No. जी सर नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो बिल्कुल जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समय बच्चों को लेकर भी बाहर निकल रहे हैं। देखा गया है कि जिस समय सुबह एक टाइम मिलता है आपको जब आप घर की खरीदारी के लिए जाते हैं, उस समय बहुत सारे लोग जो है वो बच्चों को भी साथ लेके दिखते हैं बाज़ारों में। क्या ज़रूरी है बच्चों को इस समय घरों से बाहर निकालना? मैडम लॉकडाउन किसके लिए लगा जी? साल भर से स्कूल क्यों बंद किए कि हमारी जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी की बच्चे हम उनको प्रोटेक्ट करके रखें। स्कूल क्यों बंद किए? उनका पढ़ने का तरीका पूरा चेंज कर दिया गया है। सभी बच्चे जिनको हम पहले कहते थे कि मोबाइल से दूर रखिए, बच्चों को लैपटॉप से दूर रखिए, इनकी सेहत के लिए खराब है, अब मजबूरी में उनको उन्हीं चीज़ों पर रख के पढ़ाना पड़ रहा है। आफ्टर उनकी पढ़ाई का भी देखना है, मगर इसके पीछे कारण क्या है? हम चाहते हैं वो अंदर ही रहें। तो हमको माइंड में ये बात रखनी है कि अगर हम बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं फिर स्कूल ही क्यों ना भेज दें?
जब स्कूल तक बंद कर दिया उनका, एक बहुत बड़ा एक सिग्नल है कि बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना, बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना इस टाइम रिस्क लेने के अलावा कुछ नहीं। जी हेलो हेलो, ब्लैक फंगस की बात करते हैं सर। ब्लैक फंगस जो है अब काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में भी एक डर का माहौल बन चुका है। क्या ब्लैक फंगस के लिए ट्रीटमेंट जो है वो ऑलरेडी है, उसकी वैक्सीनेशन है? क्योंकि लोग जो है अब कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि अगर कोरोना हुआ, उसका ट्रीटमेंट कराया तो ब्लैक फंगस जो है वो हर एक व्यक्ति को होगा। क्या ये हर एक व्यक्ति को होता है? अगर होता भी है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो है पूरे रूप से, जिस तरीके से हम कह सकते हैं? पहले मैं ये बताऊं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है कि जैसे हम पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं या मास्क वगैरह लगा है, तो जो मरीज़ जिनकी इम्यूनिटी बड़ी लो होती है, जो कोई पुराने बिगड़ी हुई डायबिटीज़ का केस है, कोई कैंसर का केस है, जिनके शरीर की इम्यूनिटी बहुत लो है, और जब हम उनको ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं तो एक पूरा एक सिस्टम होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर से निकलती है, एक पानी की बोतल से गुजरती है, फिर उससे आगे ट्यूब होती है, फिर आगे मास्क होता है। इन सब चीज़ों की रेगुलर सफाई बहुत ज़रूरी है। जी। होता क्या, अगर हमने इनको ठीक से साफ़ नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, तो कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, हो सकती है। जो पानी हम उस बोतल में डालते हैं, जो सिलेंडर के साथ लटकी होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस आएगी पहले वो पानी में से गुजरती है। हम ड्राई ऑक्सीजन गैस नहीं देते, उसको ह्यूमिडिफाई करके पानी के थ्रू गुजार के देते हैं, जिससे शरीर में वो कोई ड्राइनेस ना करे। ठीक है। अब वो पानी हमको देखना कि पानी साफ़ सुथरा पानी है कि नहीं, या कहीं टंकी का पानी भर लिया या गंदा पानी डाल दिया। वो पानी रेगुलरली चेंज होना चाहिए, प्रेफरेबली पानी उबाल के ठंडा किया हो वो डाला हो, तो फिर खतरा कम हो गया। दूसरा, जो ट्यूबिंग हम यूज़ करते हैं, जो रबर की ट्यूब होती है, जो पूरी ऑक्सीजन लेके आएगी मरीज़ के मास्क तक आएगी, वो ट्यूबिंग और वो मास्क वो भी रेगुलरली डिटर्जेंट में डिप करके धोना चाहिए। उसके बाद एंटीसेप्टिक में डिप करके उसको सैनिटाइज करना चाहिए, फिर सुखा के यूज़ करना चाहिए। तो जिस पेशेंट को भी लग रहा है उसके पास 2 होने चाहिए, एक को साफ कर दिया और एक को लगा दिया। ये प्रिकॉशन लेने से ही आप ब्लैक फंगस को अवॉइड, ब्लैक फंगस या किसी और भी इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। ये जो ब्लैक फंगस है ये नोटोरियस इसलिए है कि ये ना जब किसी को हो जाती है तो थोड़ी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करती है लोकल, और एक पैनिक सा बन जाता है। अभी क्यों नोटिस में आ रही है? क्योंकि हमारे पास कोविड के बहुत केसेस हैं, कोविड के बहुत से केसेस एडमिटेड हैं, कोविड के बहुत से केसेस ऑन ऑक्सीजन है, खाली एक जगह पे नहीं पूरे कंट्री में। तो हर जगह से ऐसे केसेस कोई ना कोई एक का दुक्का केस रिपोर्ट हो रहे हैं, और कलेक्टिवली एक बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, जिसके कारण डर ज़्यादा फैल रहा है। ये चीज़ पहले भी कभी कभी किसी में हो सकती थी, अब क्योंकि बहुत से केसेस हैं, बहुत से पूरे कंट्री में है केसेस हैं जो ऑक्सीजन पे हैं, और अगर हर शहर से अगर आप एक केस भी लगाएं तो कितने शहर हैं, तो दिन के तो आपको इतने केसेस सुनेंगे तो एक अलार्मिंग सी फिगर दिखती है। पर उसके लिए यही है जो अटेंड कर रहे हैं डॉक्टर, अगर घर में भी आप ऑक्सीजन लगा रहे हैं तो ट्यूबिंग, मास्क और उस पानी की बोतल का पूरा ध्यान रखें। यू कैन इजीली प्रिवेंट इट, एंड नीड भी ट्रीटमेंट तो है ही है, इतना कि डिस्ट्रक्टिव कंडीशन थोड़ी तो तंग ज़्यादा करती है। हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया वही मेरा ये भी सवाल है कि जहाँ पे एक फैमिली की बात करते हैं, वहाँ पे अगर पूरी फैमिली जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो जाती है, पूरी की पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो जाती है, क्या वो एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं, या स्पेसिफिकली उन्हें कोई रिलेटिव्स या कोई भी एक मेंबर आकर वहाँ पे उनकी देखभाल करे, या हम ये कह सकते हैं अगर पूरा घर है, उस घर के सारे सदस्य कोरोना पॉजिटिव आए हैं, क्या उन्हें इमीडिएटली उसी समय अलग अलग रूम्स में चले जाना चाहिए, क्योंकि खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा किसी ना किसी को, कैसे उन्हें पूरा वो मैनेजमेंट अपने घर का उस समय करना है? यहाँ पे मैं बोलूँगा गेम ऑफ कन्वीनियंस। गेम ऑफ कन्वीनियंस में ये आ गया, सपोज घर में 4 लोग हैं, दो पॉजिटिव हो गए और 2 नेगेटिव हो गए, 2 को तो हमने कर दिया आइसोलेट, जो 2 नेगेटिव हैं वो उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और पूरे प्रिकॉशन लेते हुए उनको खाना वाना देना दरवाजे के बाहर रख दिया, उन्होंने ले लिया, अंदर कर लिया, उनको भी थोड़ा खतरा रहता है। अब ये सिचुएशन जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, अब मेरे को आपसे क्या खतरा है? आप भी पॉजिटिव, मैं भी पॉजिटिव हूँ, आपको मुझसे क्या, आपको तो इन्फेक्शन हो गई, अब क्या खतरा? फिर आप अगर घर में ऐसे हालात नहीं बन पा रहे कि अलग अलग रख सकते हैं किसी को, तो फिर ठीक है, आप दरवाजे खोल दीजिए, आप अपने काम भी साथ साथ करिए, मगर मेंटेनिंग ऑल प्रिकॉशंस, मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। फिर ज़रूरी नहीं है कि फिर आप एक कमरे में ही अपने अपने कमरे में बंद रहें, किसी को तो खाना भी बनाना है, जो खाना वाना बना सकते हैं धीरे धीरे
बारी बारी से जो भी एक घर के काम है थोड़े थोड़े करें, टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, टेकिंग केयर ऑफ योर मेडिसिन एंड मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एवरीवन। तो थोड़ा थोड़ा जहाँ तक हो सकता है मिलजुल के काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप में कोई ऐसा पेशेंट ना हो जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, जो ज़्यादा वल्नरेबल है उसको आइसोलेशन में रखिए। जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है वो थोड़ा सा मिक्सअप होकर घर के काम भी निपटा लें और उसको अलग से ध्यान रखें। कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट को हम यही कहेंगे कि वो आइसोलेटेड ही रखें, बाकी मिक्सअप होकर घर के थोड़े बहुत काम निपटा लें, मगर घर से बाहर नहीं जाना, अब बाकी के लिए खतरा बनेंगे। हेलो हेलो, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि डिस्टेंस मेंटेन उतना ही ज़रूरी है, चाहे सारे डिसइंफेक्टेड है या इन्फेक्टेड है, जो भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है। उस समय भी ख्याल रखना, ऐसा नहीं है कि अगर चारों के चारों जो लोग हैं वो पॉजिटिव आए तो इसका मतलब इसे भी कोरोना है उससे भी कोरोना है, तो ये तो फैला ही हुआ है। लेकिन एहतियात को उस समय भी वैसे ही बरतने हैं जैसे बाकी लोग, अगर 2 इन्फेक्टेड है या 2 डिसइंफेक्टेड है उनका बहुत ज़रूरी है। वही सर जिस तरीके से बात करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स के वॉशेबल की बात की हमने, बहुत सारे लोग जो है क्या ये ज़्यादा बेस्ट है कि जो वेजिटेबल सामने लाए हैं घर पे उन्हें धो दिया जाए या उन्हें सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि पैक्ड चीज़ को तो हम ओवरऑल सैनिटाइजेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेबल्स है उन्हें अगर हम सैनिटाइज करते हैं तो उन्हें एज इट इज़ रखते हैं, क्या वो कुछ इशू क्रिएट कर सकता है? हाँ, उसको सैनिटाइज ना करें, सीधा पानी में भिगो दें। सब्जियों को वैसे भी बनाने से आपने धोना ही है जी। सब्जी कोई भी हो, जो नॉर्मल हम टीचिंग होती है फूड के बारे में, यही कहते हैं कि सब्जियों को धोने के बाद काटना होता है, काटने के बाद नहीं धोना होता, नहीं तो उनके जो एसेंशियल मिनरल्स या विटामिन और भी कई कंपोनेंट्स होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो सब्जियों को हमेशा आपने धोना ही धोना है पकाने से पहले। तो बेटा घर के बाहर ही धो लीजिए, बिल्कुल अंदर लाने से पहले ही धो लीजिए, उनको पानी में डुबो के रखिए 1-2 घंटे के लिए, उसको पानी ड्रेन कर दिए, ताज़े पानी से धोइए, सुखाइए, फिर अंदर लाइए। जो पैक्ड आइटम्स हैं जैसे ब्रेड का पैकेट है या कोई मसालों के डिब्बे हैं, दालों के पैकेट है, जो जो धोया जा सकता है बाहर से धो लीजिए। जिसको नहीं धो सकते, जिसके गलने का डर है, कुछ भी है, उसको सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर दीजिए। सबसे बड़ी बात, अगर धूप में रख सके इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए तो फिर क्या बात है, धूप से बढ़िया सैनिटाइजर कोई नहीं। अगर धूप में रख सके इन सब चीज़ों को सबसे अच्छा है। हर जगह हम केमिकल्स भी क्यों यूज़ करें, धूप सबसे अच्छा सैनिटाइजर है हमारे पास। तो जहाँ जहाँ धूप लग सके चीज़ों को, जिन चीज़ों को आप धूप लगवा सकते हैं रखिए। आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग बड़ी करते हैं, डिब्बे के डिब्बे पैकेट लोगों के घर आ जाते हैं, उनको इमीडिएटली रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ आई वहीं बाहर पड़ने दीजिए धूप में, 2-4 घंटे उसे धूप लगने दीजिए, उसके बाद उठाइए। उठाने से पहले सैनिटाइज जरूर करिए, तो पहले इसको धूप लगने दीजिए। धूप से ही कितने जो कीटाणु है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बहुतों से टच होकर चीज़ आपके पास आ रही है। मैन्युफैक्चरर से लेके पैकर, डिलीवरी बॉय तक हर कोई कर रहा है, वहाँ पे पूरा प्रिकॉशन है। एकदम से इन आइटम्स को घर के अंदर नहीं लाएं। जी बिल्कुल, वही ये भी सवाल मेरा उठता है, जब पहली लहर कोरोना की आई थी तो सबने कहा कि उस समय मार्च में ये चीज़ आई थी तो उस समय मौसम जो है वो सर्दियों का ही था, उतनी गर्मियाँ नहीं आई थी। लेकिन बहुत सारी ये बातें आई कि जब गर्मियाँ आएंगी तो कोरोना की जो हम केसेस कह सकते हैं धूप के कारण ये ठीक हो सकती है। हमें पूरी उम्मीद थी, हमें पास की पूरी उम्मीद थी। आम जितने भी हमारे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, वो जैसे गर्मी बढ़ती है ये कम हो जाती है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे ये कीटाणु सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में मार्च तक तो लोगों को खूब खांसी एलर्जीज होती हैं, अप्रैल के बाद कम हो जाता है। धूप इतनी पड़ती है तो ये सारे बैक्टीरिया कीटाणु सारे खत्म हो जाते हैं। मगर इस वायरस ने ये बताया कि मैं इस मौसम में भी सर्वाइव कर लेता हूँ। ये एक डिफिकल्ट सा कीटाणु आ गया जो बाकियों से अलग है, तभी तो पूरी दुनिया में फैला है। जब हमारे यहाँ सर्दी थी तो फैल रहा था, कई कंट्रीज में उस टाइम गर्मी थी तो भी तो वहाँ फैल रहा था। हमारे सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी अगर फैल रहा था उस टाइम वहाँ का टेम्परेचर पहले ही हाई था एज कम्पेयर टू नॉर्थ। तो इस वायरस ने तभी बता दिया था कि मैं अलग टाइप का वायरस हूँ और मेरे पे जो वेदर चेंजेस हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं, उनका ज़्यादा असर नहीं होता। तो इसीलिए ये पिछले साल गर्मियों में भी फैलता रहा, सर्दियों में भी फैलता रहा और अभी भी फैलता। जी बिल्कुल। वही सर मेरा ये भी सवाल है, बहुत सारे लोग ऐसे घरों में होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ सर्जरीज करवा रखी होंगी, उनके घर पे किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? और ख़ासकर जहाँ हम ये कहते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्या उन्हें जिनकी रिसेंटली अभी सर्जरीज हुई है उन्हें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? डिपेंड करता है सर्जरी किस चीज़ की हुई है, पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है, ये सब चीज़ें। क्योंकि सर्जरी कोई हुई है,
कुछ दिन हो चुके हैं, उसको वैक्सीन लगाने में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई पेशेंट किसी ऐसे मेडिसिन पे है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो है, जिससे हम कई बार बोलते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स इसी को चल रहे हैं, या कुछ और ऐसी कंडीशंस होते हैं जिनमें हमें मेडिसिन देनी पड़ती हैं जिनसे शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी सी लो रहती है। उन कंडीशंस में हम वैक्सीनेशन को पोस्टपोन करते हैं टिल द टाइम पर्सन रिकवर्स एंड रीगेन्स दैट इम्यूनिटी, या उन मेडिसिन से जब तक ऑफ ना हो जाए वह हम फॉर द टाइम बिंग डेफर कर सकते हैं। पर अगेन वो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा, पेशेंट को या उसके अटेंडेंट्स को ये फैसला करने का हक नहीं है। बिल्कुल, ये हक अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए, सीक ए कंसल्टेशन। क्योंकि मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में कुछ ऐसे भी दिखते हैं जो खुद में ही डॉक्टर बने फिरते हैं। सबसे खतरनाक बात यही है। बिल्कुल, कि अब हमने कह दिया है आपको वैक्सीनेशन करवानी होगी, और जितना भी चाहे वो बड़ा हो या किसी भी उम्र का इंसान हो, वो कहता है कि नहीं मैंने कह दिया तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो कई बार कुछ लोग जो होते हैं उसमें डिसीजन ले भी लेते हैं, जो कि आगे जाके उनको उसका रिजल्ट जब मिलता है तो कहीं ना कहीं पछतावा होता है। मैं एक एग्जांपल दूं मैडम जी, आपको अजीब लगेगा, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। हमारे पास एक कार होती है ना, उसकी कीमत कितनी, मैक्सिमम 5-6 लाख होगी जी। हम उसके सर्विसिंग के लिए हमेशा अथोराइज सर्विस स्टेशन पे भागते हैं, और जब सर्विसिंग ड्यू होती है ना तो कई बार दफ्तर से छुट्टी लेके भी जाते हैं जी गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू है। उस 5-6 लाख की चीज़ के लिए हमें इतनी परवाह है, और हमारे शरीर की जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता उसके ऊपर हम ऐसे ही, वही होगा कि लोकल रोड साइड मैकेनिक के पास जाने जैसी बात होगी कि कोई भी हमें प्रिस्क्रिप्शन दे दिया और मान लें। क्या मैं अपना कोई लीगल केस कोर्ट में जाके लड़ सकता हूँ, चाहे मेरे को उसमें 10,000 रुपये का ही नुकसान हो रहा हो? मुझे एक लीगल एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए। अगर मैं केस हार भी जाऊँ शायद 10,000 का या 20,000 का ही नुकसान होगा, मगर मैं अपने लिए खुद डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ? अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं वकील नहीं, मैं वकालत नहीं कर सकता। अगर मैं डॉक्टर नहीं तो मुझे डॉक्टरी करके अपने आप को या अपने परिवारजनों को खतरे में क्यों डालना है? कोई हमारी हेल्थ से बढ़ के या ह्यूमन लाइफ से बढ़ के इस प्लेनेट पे कुछ भी प्रेशियस नहीं है। ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा प्रेशियस कुछ नहीं है ना, हम उसी के साथ रिस्क क्यों लें? इसलिए ये जो सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ डायग्नोसिस, और दुख के साथ कह रहा हूँ, ये जो हमारी गूगल नॉलेज है ना आजकल, हम सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है, और हर बात पे हम लोग जो गूगल कंसल्ट करते हैं, ये समझदारी नहीं, इसके जस्ट ऑपोजिट की निशानी है। मैं तो वो बोलूँगा, तो अपने डॉक्टर खुद ना बने और फालतू की मेडिकल नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश भी ना करें जी। क्योंकि मोस्टली सर ये देखने को मिला है, अगर कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है, अक्सर अगर कहा जाता है घर पे कोई कहता है कि थोड़ी सी खांसी होगी तो आप ये वाली मेडिसिन ले सकते हैं, आप ये ले लिए, और देखने वाली बात ये होती है कि इंसान अचंभित तब होता है कि लोग उसके वो जो कहता है वो फॉलो भी कर देते हैं कि क्या पता मैं जल्दी रिकवर ना हो जाऊं। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे आप भी बार बार ये कहते हैं कि डॉक्टर के सिवाय कोई भी दवाइयाँ जो है वो हमें सेवन नहीं करनी चाहिए। मतलब कई मेडिसिन ऐसी हैं, अब हम लोगों ने देखा है इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि जो आम कई बार टीवी पे कुछ मेडिसिन की ऐड आती है, ये गोली खाओ सर दर्द खत्म हो जाएगी, पानी में घुल जाती है, बड़ी ऐड आया करती थी। वैसी वाली आधी गोली से मैंने लोगों को मरते हुए देखा। इनके साइड इफेक्ट, किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट हो सकता है। जब हम किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन एडवाइस करते हैं तो जो बड़े अवेयर पेशेंट्स होते हैं पूछते डॉक्टर साहब इस दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? मगर जब वो खुद खाने लगते हैं उस टाइम उनको ध्यान क्यों नहीं आता कि साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? हम तो फिर भी डिस्क्रिप्शन से कुछ सोच के एडवाइस कर रहे हैं, और जो खुद ओवर द काउंटर लेके खुद ही खा लेते हैं कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। कोई भी दवाई अगर ठीक से ली गई है तो वो मिठाई है, अगर ठीक से नहीं ली गई तो वो जहर है जी। और वी कैन से मेडिसिन्स आर poisons in low doses and sometimes poisons can become medicines in low doses। ठीक है, तो we should not take chance, everything is poisonous अगर ये ज़रूरत नहीं है आपके शरीर को। और साइड इफेक्ट पानी के अलावा कोई भी चीज़ आपको कोई ना कोई एलर्जी, कोई ना कोई साइड इफेक्ट कर सकती है जी। बिल्कुल, वही बात करते हैं जो अभी सिम्टम्स आ रहे हैं सेकेंड वेव के, उसमें देखा गया है बॉडी पेन से लेकर तमाम ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। पेन किलर्स की बात करते हैं, ये कहा जाता है कि वो डायरेक्ट आपके हार्ट को इफेक्ट करते हैं अगर आप एक्सेस ऑफ पेन किलर्स लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो खुद से ही हम बात करें ऐसी तमाम पेन किलर्स खाते हैं, क्या खानी चाहिए उन्हें या नहीं खानी चाहिए? पहली बात यह है कि जो शब्द है ना पेन किलर, हमारी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में पेन किलर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारे हिसाब से वो ड्रग है, और हर ड्रग का एक पर्टिकुलर रोल है। मरीज को लगता है कि हाँ मैंने ये दवाई की इससे मेरी दर्द रिलीफ हुई। हम मोस्टली दर्द रिलीव करने के लिए दवाई नहीं दे रहे होते,
दर्द का जो कारण है उस पर अटैक कर रहे होते हैं। जब वो कारण कंट्रोल में आएगा तो दर्द को भी आराम लगेगा। जैसे बुखार है, वो तो उसके पीछे जो कारण है हमको वो भी ढूंढना है, बुखार को नीचे लाना जरूरी है, और हमारा प्राइमरी एम क्या होता है कि जिस चीज़ के कारण प्रॉब्लम हो रही है हम उस पर अटैक करें। लोगों को लगता है जैसे आराम तो लगे कि पेन किलर है, मगर वहाँ पे कम से कम 25 तरह की अलग अलग दवाइयाँ हैं जो लोगों को लगता है पेन किलर है, मगर हर दवाई एक दूसरी से अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है, उसके ज़रूरत के हालात अलग हैं एक से, कि ये कौन सी कंडीशन में कौन सी देंगे कौन सी नहीं देंगे। ऐसे आंखें बंद करके कोई भी उठा लें, हमें नहीं मालूम शरीर की जाके किस हिस्से में वो कैसे क्या असर करेगी। मेरे को जब तकलीफ नहीं है तो मैंने ये दवाई ले ली तो क्या करेगी, वो गले से लेके पेट और उसके अलावा गुर्दों तक पे या खून के ऊपर कहाँ असर करेगी और कब करेगी, ये लेने वाला नहीं जानता। इसलिए कोई भी मेडिसिन, खासकर जो पेन किलर, बड़ा बदनाम सा शब्द हो गया कि हर किसी की जुबान पे इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो बिल्कुल जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो बार बार आप भी कहते हैं कि खुद से कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि मोस्टली इस समय की जो सिचुएशन बताती है, लोग जो है ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस समय चलिए पेंडेमिक तो है, कोरोना चल रहा है, लेकिन मेंटल एक स्ट्रॉन्गनेस होना कितना ज़रूरी है कि आपको मानसिकता के तौर पर एक रेडी रहना है। अब वो समय नहीं रहा कि जहाँ पे हम हाइपरनेस दिखा सके या जल्द रश करें हर एक चीज़ को, वो कितना ज़रूरी है कि फिजिकली और मेंटली बैलेंस इस समय बनाए रखना। बैलेंस मैडम ये है कि हमको एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना जी, ना तो हमें ये एटीट्यूड हो कि कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं जी कोरोना वोरोना कुछ नहीं है जी, खाली वहम पाल रखा है। एक तो ये एक एक्सट्रीम लापरवाही का एटीट्यूड है। दूसरा क्या, बिल्कुल हाइपर हो जाना, बिल्कुल ही वहमी हो जाना कि मैं कुछ भी ना करूं, हर किसी से बच के रहूं, दुनिया से कट के बिल्कुल एक शल में बंद होके भी नहीं हो सकते। हमको मिडिल में रहना है, मिडिल पाथ पे रहते हुए लाइफ को जीना है। और हमको ये भी याद रखना चाहिए कि अब कोरोना जो आया है पिछले 1.5 साल से, ये एकदम से नहीं जाएगा। ये अभी हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाया, मगर हमको अभी इसके साथ एडजस्ट करने की जरूरत है। वी हैव टू लिव विद प्रॉब्लम फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम कमिंग अहेड। हमको ही एडजस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि हमको सरवाइव करना है। जैसे कहते हैं 2 जबड़ों के बीच में जुबान है, वैसे हमको सरवाइव करना है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल्स को मॉडिफाई करना है, अपने में सेल्फ डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है। हमको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, पर्सनल हाइजीन और जो सेल्फ डिसिप्लिन मैं बता रहा हूँ मार्केट में, क्राउडेड प्लेसेस में रखना है तो रखना है। हमें शादियों में इतनी गैदरिंग इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जुलूस जलसे में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रैलीज में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्ले सेफ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जी सर, चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का, तो मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।